से बड़ी खबर आज बता रहे हैं। महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। हरिद्वार में 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार कुंभ में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात कर दी गई है। लोगों की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड जांच। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर की पैड़ी पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी गई है। पूरे हरिद्वार महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने को भी सुनिश्चित किया गया है। शोभा यात्रा में महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों से शामिल होंगे लोग। जटवाड़ा पुल पर गुरु रविदास की मूर्ति का होगा उद्घाटन। हरिद्वार महाकुंभ में आज ये आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। धर्म के लिहाज से तमाम साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण दिन। हरिद्वार कुंभ में बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा के साथ ही साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन किया जा सके। लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जगह जगह की जा रही है। कोविड की जांच भी की जा रही है। जैसे कि आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरिद्वार में वही श्रद्धालु प्रवेश पा सकते हैं जो 72 घंटे की कोविड रिपोर्ट के साथ आएंगे या फिर कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। जटवाड़ा पुल पर गुरु रविदास की मूर्ति का भी उद्घाटन महाकुंभ में किया जाएगा। तमाम तैयारियां शासन प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। 1 महीने चलने वाले इस महाकुंभ में पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। कोविड रिपोर्ट के बिना किसी भी श्रद्धालु को महाकुंभ में प्रवेश ना दिया जाए और इसको सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस विभाग से लेकर तमाम एनजीओ, आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार सरकार के सहयोग में जुटे हुए हैं। भारी संख्या में हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालु जुटते हैं और ऐसे में तमाम लोगों की सुरक्षा के साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना काल की परिस्थितियों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। लोगों से भी जगह जगह अपील की जा रही है। साथ ही साथ उन्हें इस बात के बारे में बताया जा रहा है कि कोविड-19 का पालन करना कितना आवश्यक है और उसके बिना महाकुंभ में ना तो प्रवेश मिलेगा, ना ही कुंभ में लोगों को रहने की इजाजत दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रयास जुड़ रहे हैं। जी ओम प्रयास, महाकुंभ की यदि हम बात करें तो महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। कल से शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ खास तैयारियां हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरोना को देखते हुए किस तरह से वहां पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? देखिए जी, आज हरिद्वार महाकुंभ का दूसरा दिन है। हरिद्वार महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरिद्वार महाकुंभ ये चलेगा। 30 दिन का हरिद्वार महाकुंभ में कह सकते हैं कि इस बार कोरोना आस्था पर भारी पड़ गया है। कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ 1 जनवरी से शुरुआत होनी थी, लेकिन वहीं कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं हरिद्वार महाकुंभ भी महज 30 दिन का ये चलेगा। इसमें साधु संत लगातार देश के सभी कोनों से यहाँ हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द हरिद्वार में हम बात करें तो अभी तक 7 सन्यासी अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं और साथ ही साथ पेशवाई निकल चुकी है। वहीं बचे 6 अखाड़े हैं, क्योंकि टोटल की हम बात करें, टोटल जो अखाड़े हैं पूरे भारतवर्ष में वो 13 अखाड़े हैं। 3 इसमें 7 सन्यासी जो अखाड़े हैं, 3 वैराग्य अखाड़े हैं और 3 ही उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं जी। तो अभी तक 7 अखाड़े निकल चुकी है, लग चुकी है। सभी 7 सन्यासी अखाड़ों की पेशवाई निकल चुकी है। लेकिन वहीं हम बात करें, हम वैराग्य और उदासीन परंपरा के अखाड़े, इनकी भी बहुत ही जल्द जो धर्मध्वज हैं वो अखाड़ों में स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से पेशवाई का दौर भी शुरू हो जाएगा। वहीं हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो हरिद्वार के जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो नासन बॉर्डर हो या फिर भगवानपुर बॉर्डर हो या फिर कोई अन्य बॉर्डर हो, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो वहां पर तैनात कर दी गई है। सुरक्षा कर जो श्रद्धालु हैं साथ ही साथ उनकी जो कोविड जांच की जा रही है, क्योंकि सभी से हरिद्वार में जो महाकुंभ में आना चाहता है, हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार ने एक एसओपी जारी की है। वो एसओपी भी कल से लागू हो गई थी। उसी एसओपी के अकॉर्डिंग जो श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, गुजरात से हो, तमिलनाडु से हो,
आंध्र प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो या फिर पंजाब से हो, तो तमाम ये कुछ राज्य हैं जिसमें राज्य दिए गए हैं। यहाँ से जो लोग आएंगे उन्हें 72 घंटे की जो रिपोर्ट, जो 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हें कैरी करनी होगी और यहाँ पर दिखानी होगी, चाहे वो उनके मोबाइल में हो या फिर कैसे भी हो। साथ साथ अगर उनके पास वो रिपोर्ट नहीं है तो फिर उन्हें जो कोरोना की जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन की जो रिपोर्ट है वो उन्हें साथ में लानी होगी। उसी के बाद हरिद्वार में उन लोगों को एंट्री मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ एक बहुत ही बड़े पैमाने पे शुरू हो चुका है। यहाँ पर अभी हम बात करें इस 30 दिन के महाकुंभ की, तो 30 दिन के इस महाकुंभ में करीब 6 स्नान है, जिसमें से जो 3 जो स्नान है वो शाही स्नान है, 2 प्रमुख स्नान है और एक स्नान जो है वो देव डोलियों का स्नान है। तो वहीं साथ साथ में जो मेला प्रशासन है या फिर शासन है, ये सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, लगातार कार्यरत है। जी बिल्कुल। ओम प्रयास, यदि हम कुंभ में कई आयोजनों की बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है कि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु इसलिए आते हैं क्योंकि तमाम जो अखाड़े हैं उनके अपने विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इस महाकुंभ में लोगों को धर्म के लिहाज से बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है। तो किस तरह के कार्यक्रम इस हरिद्वार महाकुंभ में साधु संतों के अखाड़ों द्वारा किए जाएंगे? देखिए, हरिद्वार महाकुंभ यानी सनातनी धर्म, सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा ये पर्व है। हरिद्वार में इसका जो आयोजन हो रहा है वो 12 साल बाद हो रहा है। तमाम श्रद्धालु वो जो अखाड़ों से संबंधित है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं देश विदेश के कोने कोने से, कई राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो हम बात करें यहाँ जो आयोजन होने वाले हैं, यहाँ टोटल सभी जो आयोजन यहाँ होने वाले थे वो धार्मिक आयोजन यहाँ पे होंगे। कथाएं, प्रवचन समेत यहाँ पर जो सभाएं जो होंगी, जो अखाड़ों द्वारा की जाएंगी, तो यहाँ पे जो प्रवचन है वो यहाँ पर होंगे। तो तमाम चीजें की जो चीजें हैं, लेकिन उन पर भी कहीं ना कहीं जो कोरोना महामारी जिससे लगातार बढ़ती जा रही है उस पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है। और प्रशासन से अगर यदि कोई भी धर्मगुरु या फिर कोई भी संत महात्मा कोई भी सभा या फिर कोई भी भजन कीर्तन या फिर हवन जो करते हैं तो उन्हें जो मेला प्रशासन है उससे परमिशन लेनी होगी, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि 4 लोगों से ज्यादा जहां समूह बनता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, वहां कोरोना महामारी फैलने का खतरा है। इसलिए जो भी आयोजन करना हो वो मेला प्रशासन से परमिशन ले और परमिशन मिलने के बाद ही उस चीज का आयोजन किया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी ज्यादा ना फैले। क्योंकि कुंभ को दिव्य और भव्य रूप देने के लिए लगातार शासन और जो मेला प्रशासन है वो लगातार कार्यरत है। जी, इसके अलावा जैसा कि आपने बोला कि आज्ञा लेनी होगी और उसके बाद आयोजन किए जा सकते हैं। आज्ञा लेने के बाद कितने लोग अखाड़ों के आयोजन में हिस्सा बन सकते हैं? साथ ही साथ भंडारों की यदि हम बात करते हैं तो क्या भंडारों की भी व्यवस्था की जा रही है? देखिए, मैं साफ तौर पर बता दूं, जहां 4 लोगों से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा होंगे उस चीज की परमिशन मेला प्रशासन से लेनी होगी और मेला प्रशासन की अनुमति के बाद ही वो आयोजन हो सकेगा। साथ साथ आपको बता दें कि जैसे भंडारे हैं, भंडारे में जो हरिद्वार महाकुंभ है लगातार यहाँ पर भंडारे चलते रहेंगे। लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, भोजन करेंगे। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु या फिर जो स्थानीय है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, साधु महात्माओं से आशीर्वाद लेंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं जो जहाँ भी जो भी आयोजन जो भंडारे से संबंधित है या फिर कथाएं प्रवचन से संबंधित है उस सब की परमिशन मेला प्रशासन से लेनी होगी, क्योंकि शासन ने साफ तौर पर कहा है कि हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोरोना मुक्त ये महाकुंभ करना होगा। कोरोना मुक्त जब ये महाकुंभ होगा तो ये स्वयं ही दिव्य और भव्य हो जाएगा। जो भी व्यक्ति हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचेगा वो हरिद्वार महाकुंभ की एक अच्छी तस्वीर लेकर यहाँ से जाए। जी बिल्कुल। इसके अलावा ओम प्रयास, जब भी महाकुंभ होता है तो जगह जगह पर बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते थे पहले, कोरोना महामारी के पहले। तो इस बार की यदि हम बात करें तो क्या हरिद्वार महाकुंभ में पंडालों पर पूरी तरह से रोक है या कहीं ना कहीं पंडाल लगाए गए हैं? आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ में जो पंडाल लगे हैं वो जो शंकराचार्य या फिर कोई संत महात्मा है जिनके पंडाल लग चुके हैं, वो उसमें कुछ ही पंडाल अभी तक लगे हैं, लेकिन अब आगे लगने की कोई उम्मीद नहीं। सरकार ने साफ तौर पर कर दिया कि कोरोना महामारी के चलते जो अभी तक व्यवस्था मिल पाई है वो ही रहेंगी। उसके अलावा जितने भी जो व्यवस्था है जिसकी जो मांग थी, हालांकि इसमें सन्यासी अखाड़ों ने साफ तौर पर मांग की थी कि उनके लिए भी यहाँ पर भूमि आवंटित की जाए, वो भी अपने टेंट यहाँ पर लगाएंगे और भव्य का आयोजन होगा। लेकिन सरकार ने
इस आयोजन पर रोक लगा दी है। जो अखाड़े, जिन अखाड़ों के पास यहाँ पर भूमि नहीं है, जो वो वैरागी अखाड़े हैं, वैरागी अखाड़ों के पास भूमि नहीं है, तो उसको देखते हुए जो वैरागी अखाड़ों की जो 3 अखाड़े हैं, निर्मोही यानी, निर्वाणी यानी और दिगंबर यानी, ये 3 अखाड़े वैरागी परंपरा के हैं। इन अखाड़ों के टेंट वेंट लग चुके हैं, लेकिन अभी व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था भी पूरी यहाँ पर हो चुकी है। तो शंकराचार्य है, उनके भी यहाँ पर टेंट लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। तो जिन लोगों की, जिन संत महात्माओं की जो डिमांड थी, उनके टेंट नहीं लग पाएंगे। जिनकी स्वीकृति मेला प्रशासन ने दी है, जिनके पास यहाँ भूमि नहीं है, आवंटित नहीं है, उनको यहाँ पर भूमि दी गई है और उनके टेंट लग रहे हैं। तो महज हम बात करें तो कुछ ही अखाड़ों की और कुछ ही संत महात्माओं के यहाँ टेंट लग पाए। पहले विशाल रूप से यहाँ पर टेंट का आयोजन होता था, लेकिन इस बार की हम बात करें तो इस बार बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर टेंट और पंडाल लगे हुए हैं। जी, इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिहाज से यदि हम बात करना चाहें तो क्या कुछ है? यदि कोई श्रद्धालु बाहर से, अलग अलग राज्यों से हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचता है तो श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ देखने लायक चीजें हरिद्वार महाकुंभ में है? देखिए, जो श्रद्धालु बाहर से पहुंचे, सबसे पहले तो बात है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से पहुंचेगा, यहाँ पर जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है। यहाँ पर मेला प्रशासन लगातार यहाँ पर कार्य कर रहा है, लगातार प्रयासरत है। सरकार ने भी क्योंकि आदेश किया है खास तौर पर कोरोना महामारी को देखते हुए जो भी उचित कदम उठाया जाए वो उठाया जाए, क्योंकि जो बाहर से जो आने वाले जो श्रद्धालु है उसकी NT-PCR कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट देखना, तो तमाम चीजें हैं जो उसमें देखनी होगी। तो कहीं ना कहीं जो बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके यहाँ पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। तो सरकार ने साफ तौर पर किया है कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ में पहुंच रहे हैं या फिर पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पर गंगा स्नान कर अपने गंतव्य को जाए, क्योंकि जो हरिद्वार महाकुंभ है कोरोना मुक्त सरकार करना चाहती है कि कोरोना मुक्त ये हो और जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे वो एक अच्छी तस्वीर उत्तराखंड की लेकर जाए और जो हरिद्वार का जो महाकुंभ जो हो रहा है वो कोरोना मुक्त हो। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रयास। और लगातार हरिद्वार महाकुंभ से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है हरिद्वार महाकुंभ का। ऐसे में तैयारियां, यदि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं को यहां पर निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह अनिवार्य भी हो गया है कि 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। साथ ही साथ जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है वो अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर भी आ सकते हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, बड़ी बात यह है कि इस बार महाकुंभ में कोरोना की वजह से थोड़ा फीका जरूर नजर आएगा। पहले जब महाकुंभ होते थे बड़े बड़े पंडाल अखाड़ों के लगते थे, दिन भर भजन कीर्तन प्रवचन सत्संग इनका दौर चलता था। और यही वजह है कि कोरोना इन तमाम चीजों पर रोक जरूर लगी है। महाकुंभ को महाकुंभ इसलिए बोला जाता है कि इस कुंभ में न केवल शाही स्नान से विशेष फल प्राप्त होता है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश के तमाम अखाड़ों से साधु संत यहाँ पर मौजूद होते हैं, ऐसे में धर्म के अनुयायी जो होते हैं, धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए अथाह ज्ञान का भंडार होता है महाकुंभ। और यही एक बड़ी वजह होती है कि लोग जगह जगह से श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश करना चाहते हैं, उस धर्म की गंगा में भी डुबकी लगाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से इस बार कोरोना गाइडलाइंस के चलते तमाम इंतजामात किए गए हैं, ऐसे में जनता को कहीं ना कहीं कमी जरूर खलेगी। पहले जिस प्रकार के प्रवचन होते थे, इस बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी MSP पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी।
सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं व किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं अगली खबर की। त्रिवेंद्र सरकार के दौर में बनाए गए दर्जाधारियों की कुर्सी जा सकती है। हाईकमान की तरफ से इन्हें हटाने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नई व्यवस्था को लेकर अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अंतिम फैसला लेना होगा। माना जा रहा है कि पार्टी और संगठन के लिए अधिक समर्पित कार्यकर्ताओं की नई सूची तैयार की जाएगी। त्रिवेंद्र सरकार में 114 भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे। त्रिवेंद्र रावत की विदाई के साथ ही अब इनकी कुर्सी पर भी संकट खड़ा हो गया है। सूत्रों ने बताया है कि आरएसएस इन्हें हटाने की पैरवी कर रहा है। बीते 26 मार्च को उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के दून के 2 दिवसीय दौरे की प्रमुख वजह भी इसे ही बताया जा रहा है। गौतम सीएम तीरथ को हाईकमान का यह संदेश दे चुके हैं। वो सीएम को यह भी सलाह दे चुके हैं कि प्रांतीय अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रांतीय महामंत्री अजय कुमार के साथ बैठक कर जल्द ही इस पर कोई फैसला लें। खबर नैनीताल से है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य अतिथि गृह में जोरदार स्वागत किया। राज्य अतिथि गृह सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद बंशीधर भगत सूखा ताल पहुंचे, जहां उन्होंने 27 करोड़ की लागत से बनने वाली कृत्रिम झील का भूमि पूजन किया। वहीं बंशीधर भगत ने यह भी कहा कि सूखा ताल में कृत्रिम झील अपने आप में अनोखी झील है। झील के आसपास पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। मनोज जोशी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कार्यक्रम को माननीय के समूह बहुत ही संक्षेप और अन्य कई ऐसे विभाग हैं जिनकी आंशिक भूमिका इस योजना में रही है। 27 करोड़ रुपए की लागत से सूखा ताल का जीर्णोद्धार हो रहा, सौंदर्यीकरण हो रहा। जब देख लेंगे इसको बनने के बाद तो कल्पना नहीं कर सकते कि कितना सुंदर बना है। इस सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज शहरी विकास मंत्री के नाते भूमि पूजन का काम संजीव आर्य जी के साथ, जो यहाँ के सम्मानित विधायक हैं, मुझे सौभाग्य मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्य है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दीर्घगामी परिणाम होगा। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी बीच सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पहले अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसको लेकर कांग्रेस की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्या धस्माना का कहना है कि चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों की संख्या तय कर चुका है। भाजपा बताएं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत व विजय बहुगुणा है और अगर 2 नाम बढ़ाए गए हैं तो कौन से घटाए गए हैं, इनके बारे में जानकारी दें।
भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है सल्ट विधानसभा उपचुनाव में, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम जिस प्रकार से गायब है, 4 साल में जो इस राज्य की जनता के प्रति अपराध इस सरकार ने किए हैं, बेरोजगारी जो चरम पर पहुंची है, राज्य में विकास का पहिया जो पूरी तरह से थम गया है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से जर्जर है, राज्य के अंदर जो तमाम स्थितियां इस समय विद्यमान है, उनके लिए केवल और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिम्मेदार बता करके वो इस अपराध से मुक्ति पाना चाहते हैं। खबर देहरादून से है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया टीम की घोषणा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष विशाल चौधरी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य 1 लाख सदस्य बनाने का था, उसे हम बहुत ही अच्छी तरह से परिणाम मिला है, जिसमें तकरीबन 3 लाख सदस्य जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी से स्पष्ट है कि उत्तराखंड के लोग अब इस कर रहे हैं, हमारे साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अभियान के जरिए प्रत्येक विधानसभा में 70,000 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसका नाम AK-47 रखा जाएगा। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारा 1 लाख लक्ष्य जो था सक्रिय सदस्य बनाने का, उसमें हमें जो परिणाम मिले 3 लाख मिले हैं। तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ चलने को तैयार है। इसकी एक मानगी उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व परिवर्तन को देखने को भी मिली है। अगर आज नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो उसमें मुख्यतः आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष के रूप में कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई राजनीतिक दल दिख रहा है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज आम आदमी पार्टी विधिवत रूप से सोशल मीडिया टीम की घोषणा कर रही है, विधानसभा स्तर से लेकर पूरे राज्य स्तर पर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया से त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि 2016 में त्रिवेंद्र सरकार ने जो जिला प्राधिकरण का गठन किया था, उन प्राधिकरणों की वजह से लोगों को नक्शा पास कराने में दिक्कतें आ रही हैं। इसका विरोध हुआ था तथा मामला सदन में भी उठाया गया था। इसलिए नवगठन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2016 में गठित जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त कर नक्शा पास करने की पूर्ण स्थिति को बहाल किया जाए, पर ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन यूकेडी ये कार्य पूरा करके रही। प्राधिकरण को लेकर के 2016 में सरकार ने जिला प्राधिकरण का गठन किया था, जो कि पहाड़ों में फंसा था, उसका विरोध, और उक्रांत ने मुखर होकर के इसका विरोध किया था। और अभी कैबिनेट ने भी फैसला लिया है कि प्राधिकरण को स्थगित रखा जाए। उस स्थगित से दिक्कतें लोगों को आ रही है कि नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, और हमारा मानना है उसमें कि प्राधिकरण को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, और उसके एवज में जो 16 से पहले व्यवस्थाएं थी मानचित्र पास कराने की, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं, नगर निगम के द्वारा जो है मानचित्र पास होंगे तो लोगों को सावधान वो होंगे, उनको परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।